नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं संधि प्रकरण के विषय में। संधि क्या होती है? दो वर्णों में अत्यधिक जब सामीप्य होता है, जब दो वर्णों में कोई व्यवधान नहीं होता है, तो उन दोनों वर्णों में परस्पर मेल हो जाता है और उसी को संधि कहते हैं। ये संधि का जो विधायक सूत्र है वो है परः सन्निकर्ष संहिता। अर्थात दो वर्णों में अत्यधिक सन्निकर्ष होने पर, अत्यधिक संहिता होने पर, सामीप्य होने पर उनमें संहिता हो जाती है, संधि हो जाती है। संधि के 3 भेद माने गए हैं। हालांकि पहले 5 भेदों को स्वीकार किया गया था, किंतु अब प्रकृति भाव और स्वादि संधि को अंतर्भाव कर लेने से 3 संधियां हैं: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि का तात्पर्य है जहां दो स्वरों का मेल हो और किसी स्वर के स्थान पर ही कोई आदेश, लोप या आगम हो, तो वहाँ पे अच संधि होती है, अर्थात स्वर संधि होती है। हल संधि का तात्पर्य है जहाँ दो व्यंजनों का मेल हो या फिर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, किंतु व्यंजन के स्थान पर जब कोई आदेश, लोप या आगम होता है तो वहाँ पे हल संधि या व्यंजन संधि होती है। तीसरी होती है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के स्थान पर आदेश, लोप, विकार या आगम होता है तो होती है विसर्ग संधि। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अच संधि के बारे में। संस्कृत में स्वरों का जो उल्लेख है वो पहले के 4 माहेश्वर सूत्रों में किया गया है, जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे स्वर को अच संधि भी कहा गया है। इस अच संधि के 8 प्रकार स्वीकार किए गए हैं: यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इनमें से जो यण और अयादि संधि हैं, इनमें पूर्व वर्ण के स्थान पर ही आदेश होता है, और जो बाद की ये जो 6 संधियां हैं, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, इनमें पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश होता है। अर्थात आदेश का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण के स्थान पर नए वर्ण का प्रकट हो जाना आदेश होता है। आदेश जो होता है वो शत्रुवध कहा जाता है, क्योंकि वो जिस वर्ण के स्थान पर होता है उसको नष्ट करके उसके स्थान पर आता है। तो ये जो पहले की संधियां हैं, यण संधि और अयादि संधि, इन दोनों में सिर्फ पूर्व वर्ण के स्थान पर ही आदेश होता है, पर वर्ण सुरक्षित रहता है। किंतु ये जो 6 संधियां हैं, इनमें पूर्व और पर जो दोनों वर्ण हैं उनके स्थान पर एक आदेश हो जाता है। 5 संधियों में प्रकृति भाव में कोई आदेश नहीं होता। प्रकृति भाव, इन 5 संधियों में पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, लेकिन जो प्रकृति भाव संधि है उसमें आदेश का अभाव होता है, उसमें जो प्रकृति रहती है वही हो जाती है। तो आइए विस्तृत रूप से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि का जो विधायक सूत्र है वो है इको यणची। इको यणची सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है, इकह यण अची, अर्थात इक के पश्चात, इक में, इक प्रत्याहार में आते हैं ई, उ, री और री। इनके पश्चात अगर असवर्ण स्वर हो, मतलब ई, उ, री के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, तो इनके स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण में आता है य, व, र, ल, और इनको जो उच्चारण स्थान और इनके आभ्यंतर यत्न है उनके हिसाब से ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, प्रति एकम, इसमें ई के साथ एक की संधि हुई है, तो यहाँ पे ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार सुध्युपास्य, सुधी प्लस उपास्य, यहाँ पे ई जो है पूर्व वर्ण, इसके स्थान पर य आदेश हो जाएगा और य में उ मिलके हो जाएगा सुध्युपास्य। उ, मधुअरी, इसमें उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा और व में आ जब पूरा मिलेगा तो मध्वरी। इसी प्रकार धात्री अंशः, धात्री अंशः, इसमें री और री का हो जाएगा अर, री का हो जाएगा र। उसके अतिरिक्त लाकृति है जैसे, तो ल, री प्लस आकृति में हो जाएगा लाकृति। ये हो गई यण संधि। अर्थात कहीं भी ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर आए, इनके अतिरिक्त कोई स्वर आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः य, व,
र ल आदेश हो जाता है। दूसरी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का जो विधायक सूत्र है वो है एचो अय वायव है, अर्थात एच के स्थान पर, एच जो प्रत्याहार है ए ओ आई औ, इनके स्थान पर क्रमशः आय, अव, आय और आव ये आदेश हो जाते हैं। अगर अच परे रहे तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव, ए के स्थान पर आय और आऊ के स्थान पर आव। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे ने प्लस अनम, यहाँ पे ए के पश्चात अ रहने पर ए का हो जाएगा आय तो बन जाएगा नयनम। ऐसे ही चे प्लस अनम चयनम। भो ओ है जो, उसमें अनम का अ का संयोग होने पर ओ के स्थान पर अव होकर हो जाएगा भवनम। ऐसे ही पवनः, हरये, हरये में ए के स्थान पर आय आदेश और ए की मात्रा लगने से हरये। नायकः, पावकः, पो इत्रम पवित्रम, ये हो गई अयादि संधि। अब अयादि संधि में कुछ, ये तो बात हो गई स्वरों के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक जो एक्स्ट्रा शब्द हैं उसके लिए कुछ एक सूत्र दिए गए हैं, जो है वांतो यी प्रत्यय, अर्थात यकार आदि प्रत्यय परे रहते भी जो ओ और औ हैं उनको क्रमशः अव और आव आदेश हो जाते हैं। वो जो आदेश हो रहे थे आय अव आय आव, वो हो रहे थे स्वर के परे रहते। यहाँ पे लेकिन जब प्रत्यय भी यकार आदि प्रत्यय परे होता है तो ओ को अव और औ को आव आदेश हो जाते हैं। जैसे कि गो अम, गो यम, गो में ओ के पश्चात या आदि प्रत्याहार होने से हो गया गव्यम। ऐसे ही नौ यम नाव्यम, ये हो गया। उसके अतिरिक्त एक और सूत्र आता है आदि संधि में अधो परिमाणे च। इसका तात्पर्य है कि जहाँ कहीं पे भी मार्ग के परिमाण अर्थात मार्ग को नापने के अर्थ में जब गो शब्द के साथ युति लगता है तो वहाँ पे गो का जो ओ है उसको, यानी ये गव्युति शब्द के लिए एक स्पेशल सूत्र दिया गया है यहाँ पे कि गो के पश्चात जब भी युति लगे और उनका तात्पर्य मार्ग का परिमाण हो, मार्ग को मापने के अर्थ में जब उस शब्द का प्रयोग हो तो जो ओ है उसको अव होके गव्युति शब्द हो जाता है। उसके अतिरिक्त एक सूत्र आता है लोपः शाकल्यस्य। इसमें क्या है, शाकल्य ऋषि के मत में अवर्ण पूर्वक य और व का पदांत में लोप हो जाता है विकल्प में, अगर अश परे रहे तो। इसमें ये जो अवादेश आय आदेश हो रहे हैं ये उनके लोप से संबंधित एक सूत्र दिया है शाकल्य मुनि में। जैसे कहीं पे भी पदांत में अगर अवर्ण के पश्चात या व आ जाए तो उनका लोप हो जाता है अगर पदांत हो और अश प्रत्याहार परे हो। जैसे हर, हरे ये जो है एक पद है और इसके पश्चात ई है, यहाँ पे जो एक स्थान पर आय आगम हो गया आयादि संधि से, और उसके बाद ये लोप शाकल्य से या तो इसका लोप कर देते हैं या का तो बन जाएगा हर इह, और अगर लोप नहीं होता विकल्प से तो फिर हर ये ही हो जाता है। इसी प्रकार मुरारे आगच्छ में दो रूप बन जाते हैं, जहाँ लोप हो जाता है लोप शाकल्य से वहाँ बन जाता है मुरार आगच्छ, और जहाँ पे लोप नहीं होता वहाँ पे बन जाता है मुरारे आगच्छ। ये हो गई अयादि संधि। अब अयादि संधि के बाद बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या होता है कि अवर्ण से परे अगर अच रहे तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अब गुण एकादेश विधायक जो सूत्र है वो है अदेंग गुण, अर्थात गुण क्या होगा, गुण एकादेश तो हम कर देंगे लेकिन गुण क्या होता है, अत और एंग, अर्थात अ ए और ओ ये जो होते हैं ये होते हैं गुण संज्ञक। तो जब अवर्ण के परे ई ऊर रील री आए तो इनके स्थान पर गुण एकादेश ए ओ अ और अ हो जाता है, अ प्लस री अ, लेकिन वो रपर के साथ होता है, रकार परे होता है तो अर हो जाता है और री के स्थान पर हो जाता है अल। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, देव इंद्र, कहीं पे भी अ आए और उसके पश्चात ई ऊ रील री आए तो उनका हो जाता है गुण। तो देव इंद्र देवेंद्र, महा इंद्र महेंद्र, सूर्य उदय सूर्योदय। इसी प्रकार महोत्सव सप्तर्षः महर्षः, यहाँ पे आ प्लस री का हो गया अर। तवल ऋकार में अ और री का हो गया अल तो शब्द बन गया तवलकार है। इसी प्रकार उपेंद्र परोपकार, हित उपदेश हितोपदेश, ये हो गई गुण संधि। गुण संधि के बाद बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में
वहाँ पे तो गुण संधि में तो अवर्ण के पश्चात आ रहे थे ई उ रील री, और यहाँ पे अवर्ण के पश्चात अगर एच आए अर्थात ए ओ आई औ ई आए तो जो पूर्व वर्ण जो अ है और परवर्ण जो ए है आई ओ औ, इनके स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि आदेश सूत्र से आ ए औ इनकी जो है वृद्धि संधि होती है, अर्थात जब ए या आ के साथ ए मिलेगा तो वृद्धि होएगी आई। उसी प्रकार ए आ के साथ आई मिलेगा तो भी वृद्धि आई। ए आ के साथ ओ का संयोग होगा तो आऊ, और ए आ के साथ आऊ का संयोग होगा तो भी आऊ। इस प्रकार होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जहाँ पे भी दो मात्राएं दिखाई दे वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। इसमें री और री का जो है आ होता है वृद्धि, और वो रकार लकार परे होने से आर और आल हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक एकम, यहाँ पे एक आ और ए का संयोग होने से वृद्धि आई। जहाँ पे भी दो मात्राएं दिखाई दे, जैसे ये तवैश्वर्यम सदैव महेश्वर्यम महाऐश्वर्यम, तस्य ओदनः तस्योदनः, गंगा ओगः गंगोगः, मम औषधम ममौषधम महाऔत्सुक्यम महोत्सुक्यम, ये जो हैं ये वृद्धि संधि है। अर्थात कहीं भी अवर्ण के परे एज प्रत्याहार आ जाए तो वहाँ पे वृद्धि होके आई औ आर और आल हो जाता है। अब ये तो हो गई मुख्य जो वृद्धि संधि है। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे अन्य जो संधियाँ हैं उनको बाध करके उनको रोककर वृद्धि का कार्य हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो इनको कहते हैं सप्त विषय वृद्धि। उनमें से जो हैं वो हैं, सबसे पहला है अगर अवर्ण के पश्चात एति एध या उह धातु आ जाए तो वहाँ पे वृद्धि हो जाती है। जैसे उप एति, यहाँ पे पररूप एंगी पर रूपम से पर रूप संधि होनी थी, किंतु यहाँ पे ये जो सूत्र है इत्यादि उठसु, ये इससे वृद्धि संधि होके उप एति शब्द न बन के उपएति शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अक्ष शब्द के पश्चात अगर उहिनी आए तो इनमें वृद्धि हो जाती है। वैसे तो इसमें गुण होनी चाहिए, अ के पश्चात उ आने से होना चाहिए ओ, किंतु यहाँ पे गुण को बाध करके वृद्धि हो जाती है। तीसरा है कि अगर स्व के पश्चात इर या इरिन शब्द आए तो इनमें गुण ना होकर वृद्धि हो जाती है, यानी कि स्वेर ना होकर स्वैर हो जाता है, स्वैरिणी शब्द होता है। एक और है कि प्र के पश्चात अगर उहु ऊड उड़ी एश या एश ये धातुएं आए तो इनमें भी गुण के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। जैसे प्र प्लस ऊड प्रौढ़ की जगह प्राउढ़ हो जाता है। एक है ऋतेच तृतीय समास है। इसके अनुसार अगर अवर्णांत समास के पश्चात, लेकिन समास में ही होता है ये कार्य कि अवर्णांत कोई शब्द के पश्चात रित आ जाए तो समास अर्थ में वहाँ पे वृद्धि हो जाती है। सुख और रित, जैसे ये है सुख और रित, इसमें अवर्णांत के पश्चात रित शब्द आ गया और यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास है तो यहाँ पे अ और री की गुण ना होकर यहाँ पे वृद्धि होकर सुखार्थः शब्द बन जाता है। उसके पश्चात है कि अगर प्र से पश्चात वत्सतर कंबल वसन दश ऋण आदि शब्द आ जाएं, ऋणम आदि शब्द आ जाएं तो उनकी भी गुण ना होके वृद्धि हो जाती है। जैसे कि प्र प्लस दश, प्रवत्सतर कंबल वसन दश, इनके पश्चात अगर ऋण शब्द आए तो इनमें वृद्धि हो जाती है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं दश और ऋण, 10 प्लस ऋण, यहाँ पे अ और री की गुण ना होकर वृद्धि होकर दशारण शब्द बनता है। उसी प्रकार एक और है कि उपसाद रीति धातु, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात अगर ऋष्व ऋकार आदि धातु आए तो वहां पे भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि उप ऋक्षति, यहाँ पे उपसर्ग आया है उप और ऋक्षति में यह है ऋकार धातु, तो इन दोनों में यहाँ पे गुण ना होकर संधि हो जाएगी वृद्धि और बन जाएगा उपार्क्षति। इस प्रकार वृद्धि देख ली हमने कि एक वृद्धि का जो मुख्य सूत्र है वो है वृद्धि रेची, अर्थात अ के पश्चात एच ए आई औ और ओ और औ ये आने पर आई औ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये 7 ऐसे विषय हैं जहाँ पे दूसरी संधियों को बाध करके इनमें से
जो है अक्ष ऊहिनी, ये इम्पॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है सीधा का सीधा कि अक्ष और ऊहिनी में संधि, तो यहाँ पे हम कर देते हैं गुण, लेकिन यहाँ पे गुण नहीं होके सप्त विषय वृद्धि के अंतर्गत होती है वृद्धि संधि। आगे चलते हैं, देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में अक के पश्चात जहाँ पे सवर्ण आ जाए तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं अ ई उ रील री, अब यहाँ पे अ ई उ रील री, इनके अतिरिक्त जो इनका जो दीर्घ है आ ई उ री का तो दीर्घ होता ही नहीं है, तो इनका जो अगर सवर्ण आ जाए, मतलब सेम शब्द अगर सेम वर्ण अगर पश्चात में आ जाए तो इनमें दीर्घ एकादेश हो जाता है, अर्थात अ प्लस अ हो तो हो जाएगा आ, ई हो तो हो जाएगा बड़ी ई, इसी प्रकार ऊ हो तो हो जाएगा बड़ा ऊ, री बड़ा री, और री में दीर्घ का भाव होता है तो ये हो जाएगा री। अर्थात कहीं पे भी अगर स्वर अ ई उ री इनके पश्चात सेम वर्ण पश्चात में आ जाए, सवर्ण आ जाए पश्चात में, तो यहाँ पे दीर्घ हो जाता है। जैसे कि परम अर्थ, यहाँ पे अ और अ आए हैं तो यहाँ पे हो जाता है परमार्थ। देव आलय, यहाँ पे अ और आ मिलके आ हो जाएगा देवालय। विद्याभ्यास विद्याभ्यास, विद्या आलय विद्यालय। कवि इंद्र कवींद्र, कवींद्र, कवि ईश्वर है कवीश्वर। इसी प्रकार भानु उदय भानुदय। सुउक्ति सूक्ति, वधु उत्साह वधु उत्साह, और पितृ ऋणम पितृणम, होत्री ऋकारः होत्रिकारः, ऋकारः ऋकारः। इस प्रकार जहाँ पे भी अक के पश्चात सवर्ण वर्ण आ जाए तो वहाँ पे दीर्घ होके उनके स्थान पे आ ई उ री और री हो जाता है। ये हो गई मुख्य 5 संधियाँ स्वर के अंतर्गत। उसके अतिरिक्त कुछ संधियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पे जिनको पहले अलग माना गया किंतु अब स्वर में समाहित किया गया, तो उनमें आगे देखते हैं। एक होती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे पूर्व वर्ण के समान ही हो जाए तो वो होती है पूर्व रूप संधि। इसमें क्या होता है कि पदांत एंग हो, अगर एंग का तात्पर्य ए ओ, जहाँ पे पदांत पद में ए और ओ आए और उसके पश्चात अगर ह्रस्व आकार आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, और अ जो है उसके स्थान पर हम लगा देते हैं अवग्रह चिन्ह। एंग पदांतात अति, पदांतात एंग अति, अगर पदांत एंग के पश्चात अत हो ह्रस्वाकार हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ये जो संधि है ये अयादि संधि का अपवाद है, क्योंकि अयादि संधि में क्या होता था, एचो अयवायव्य है, एच के पश्चात एच में ए और ओ भी आते हैं, उनके पश्चात अगर असवर्ण आ जाता था तो उन दोनों का होता था ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आव। किंतु यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर पदांत एंग हो और उसके पश्चात ह्रस्व आकार हो तो अयादि न होके हो जाती है पूर्व रूप संधि। जैसे उदाहरण देखते हैं, हरे आव, यहाँ पे हरे जो पद है इस पद के अंत में ए है और पश्चात में है अ, तो यहाँ पे पूर्व रूप होकर हरे अव हो जाएगा, और यहाँ पे जो पूर्व रूप में जो अ होता है उसके स्थान पर लगा देते हैं अवग्रह चिन्ह। ऐसे ही सो अयम, ओ पदांत में जो सह शब्द में जो ओ है उसका सो और अ का पूर्व रूप होकर हो जाएगा सो अयम। वने अटति वनेटति, विष्णु अव विष्णोव, ये हो गई पूर्व रूप संधि। अर्थात ये एक तरह से अयादि का अपवाद है कि यहाँ पे अयादि को बाध करके दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश ही हो जाता है। उसके जैसे ये पूर्व रूप एकादेश हो गया तो एक होता है पर रूप, यानी दोनों शब्द मिल, दोनों जो वर्ण जिनका मेल हो रहा है वो दोनों मिलके जब पर वर्ण के जैसे हो जाएं तो वो होती है पर रूप संधि। ये पर रूप संधि जो है इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, अर्थात एंगी एंग परे हो, एंग में आते हैं वही एंग में अवर्णांत उपसर्ग से परे, एंग आदि धातु रूप, अब ये है उपसर्ग और धातु के लिए। इसमें ये वृद्धि का अपवाद है कि अगर अवर्णांत उपसर्ग हो और पश्चात में एंग आदि धातु हो, यानी ए और ओ आदि में हो जिसके ऐसी धातु हो, तो उन दोनों के स्थान पर वृद्धि ना होके पर रूप एकादेश हो जाता है। जैसे लेते हैं प्रेजते, यहाँ पे प्र एजते, ये तो वृद्धि हो रही थी यहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे भी
अ के पश्चात ए आ रहा था तो वृद्धि होके आई होना चाहिए था, प्रइजते, किंतु यहाँ पे प्र उपसर्ग है और एजते धातु है, तो इन दोनों का जब अवर्णांत उपसर्ग के साथ जब एंगादि धातु लगती है तो वहाँ पे वृद्धि ना होके हो जाती है पर रूप, और प्र ए दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा प्रेजते। इसी प्रकार परा ए लयति परे लयति, उप औसति उपौसति, उपौसति ना होके वृद्धि का बाद करके यहाँ पे हो गया पर रूप उपौसति। अब इसमें एक और आता है शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। यहाँ पे एक और प्राप्त होता है वार्तिक की शकंदु आदि जो गण हैं उनमें पठित जितने भी शब्द हैं उनकी जो टी है, टी अर्थात उनकी टी को पररूप होता है। टी का तात्पर्य अचो अंत्यादि टी, अर्थात जो अचो में जो अंतिम अच है वो जिसके आदि में हो उस पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है, और उस टी संज्ञा का यहाँ पे शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम से पररूप हो जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण ले लेते हैं शक और अंधु। ये शकादिगण का जो शब्द है शक, इसके साथ जब अंधु का संयोग होगा तो यहाँ पे जो इसकी टी है, टी का मतलब अंतिम जो अच है, इसमें अंतिम अच है अ, तो इस अ का अंधु के अ जो वाला जो अ है इन दोनों का हो जाएगा पररूप। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा शकांधु की जगह यहाँ पे जो दीर्घ हो रहा था उसकी जगह बाद करके बनेगा शब्द शकंदु। अब जैसे मनस ईशा, यहाँ पे जो अंतिम अच है वो है न में स्थित अ। अब इस अ और ये जो पश्चात में सा है इन दोनों की हो जाती है टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी से, तो इन जो अस ये जो है इन का इस ई के साथ पर रूप होकर हो जाता है मनीषा। इसी प्रकार पतत अंजलि पतंजलि, ये हो गया शकंद्वादिषु का पररूप्य पररूप। उसके पश्चात एक और सूत्र आता है वो है ओत्वोष्ठयोः समासेवा। इसका मतलब है कि समास में अकारांत शब्दों के परे ओतु ओष्ठयोः, ओतु या ओष्ठ रहने पर विकल्प से पर रूप एकादेश होता है। इसमें नित्य नहीं होता। अगर समास का प्रकरण हो और अकारांत शब्दों के पश्चात ओतु या ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प से पर रूप एकादेश होता है। जैसे कि यहाँ पे समास है कर्मधारय समास स्थूल ओतु में, तो स्थूल और ओतु यहाँ पे अकारांत शब्द के पश्चात ओतु आ गया है, तो यहाँ पे विकल्प से या तो पर रूप होके स्थूलोतु शब्द बनता है या फिर वृद्धि होके स्थूलौतु। इसी प्रकार दंतोष्ठम में जहाँ पे है समाहार द्वंद्व, यहाँ पे अवर्ण के पश्चात ओष्ठम शब्द आने से दोनों के स्थान पर विकल्प से पररूप होकर बन जाता है दंतोष्ठम, और जहाँ पे वृद्धि होके बन जाता है दंतोष्ठम। अर्थात कहीं भी समास का प्रकरण हो और अवर्ण के पश्चात ओतु या ओष्ठ शब्द आ जाए तो वहाँ पे विकल्प से पररूप भी हो जाता है। उसके पश्चात एक और प्रकरण आता है जहाँ पे पररूप होता है, वो है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च का अर्थात ओम और आंग, अब च ओम और आंग को भी पररूप हो जाता है। कहाँ पे? अवर्ण के पश्चात अगर ओम या आंग हो तो उन दोनों के स्थान पर भी पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे कि शिवाय ओम, यहाँ पे अवर्णांत के पश्चात ओम शब्द है तो पररूप होके हो जाएगा शिवायोम। इसी प्रकार तदा आ ऊढ़ा, यहाँ पे जो आ है वो आंग का ही अवशिष्ट है, तो आ और ऊ इन दोनों का पररूप होकर हो जाएगा ओ, तो बन जाएगा तदोढ़ा। इस प्रकार ये हो गया पररूप संधि। पररूप संधि के बाद जो एक संधि आती है प्रकृति भाव संधि। वस्तुतः प्रकृति भाव संधि में ऐसा लगता है कि इसमें संधि नहीं हुई, किंतु इसमें संधि होती है जो होती है प्रकृति भाव। यहाँ पे संधि कार्य होने पर भी किसी भी प्रकार का कोई लोप आगम और आदेश या विकार नहीं होता, वहाँ पे प्रकृति ही रह जाती है। तो ये होती है प्रकृति भाव संधि, जहाँ पे कोई परिवर्तन ना हो वर्णों में, वो होती है प्रकृति भाव संधि। ये प्रकृति भाव संधि 3 प्रकरणों में होती है। एक तो होती है प्लुत प्रकृति भाव संधि, एक होती है प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि और एक होती है सामान्य प्रकृति भाव। जहाँ पे प्लुत संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो, प्लुत क्या होता है, जो त्रिमात्रिक वर्ण होते हैं उनको प्लुत कहा जाता है। जैसे जो दीर्घ मात्रा से भी ज़्यादा समय में जिनका उच्चारण किया जाए वो प्लुत है। तो प्लुत की
प्लुत को आधार कर जहाँ पे प्रकृति भाव होगा वो होगी प्लुत प्रकृति भाव, प्रग्रह्य जहाँ पे होगी वहाँ पे होगा प्रकृति प्रग्रह्य भाव, और जहाँ सामान्य रूप से प्रकृति भाव होती है वो होती है सामान्य प्रकृति भाव। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्लुत प्रग्रह्यम अचि नित्यम, अर्थात प्लुत संज्ञक और प्रकृति संज्ञक को अच परे रहते, प्लुत प्रग्रह्य अचि अच परे रहते नित्य रूप से प्रकृति भाव हो जाता है। इसमें प्लुत का मतलब है जो त्रिमात्रिक स्वर हैं, जैसे कृष्ण, ये त्रिमात्रिक स्वर को दिखाने के लिए ये जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका तात्पर्य हो गया कृष्ण यहाँ पे प्लुत है। तो जहाँ पे भी प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक हो और उनके परे अच हो, कोई भी स्वर हो, तो वो नित्य रूप से प्रकृति भाव होता है वहाँ पे। अब प्लुत तो हमें समझ आ गया, प्रग्रह्य क्या है। प्रग्रह्य को समझने के लिए एक सूत्र देखते हैं, इत उद एत द्विवचनम प्रग्रह्यम। अगर इदंत उदंत या एदंत द्विवचन में हो तो उन शब्दों को प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है, अच परे रहते। जैसे कि हरि, यहाँ पे जो हरि है ये ईदंत है, ईदंत है, और ये द्विवचन का है, हरि हरि। हरि जो है द्विवचन का शब्द है, तो यहाँ पे इस जो ई की है ये हो जाएगी प्रग्रह्य संज्ञा। इसी प्रकार विष्णु इमऊ, इसमें जो उदंत है और अच परे रहते इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रकृति भाव होके होगा विष्णु इमऊ। इसी प्रकार गंगे एदंत में गंगे अमु, एदंत के परे अच रहते इसका भी प्रग्रह्य संज्ञा होके हो जाती है प्रकृति भाव। अब प्रग्रह्य संज्ञा एक तो हो गई ईदंत उदंत और एदंत की। इसके पश्चात एक और सूत्र आता है कि अदसोमात, अदस शब्द के म के बाद ईदंत या उदंत को प्रग्रह्य संज्ञा होती है। वहाँ पे तो था कि द्विवचन के ईदंत और उदंत एदंत को होती है, यहाँ पे है कि अगर अदस शब्द का जो मकार है उसके पश्चात ईदंत या उदंत हो तो उनको भी प्रग्रह्य संज्ञा होती है, और प्रग्रह्य संज्ञा होने के कारण प्लुच प्रग्रह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव संधि हो जाती है। जैसे ये है कृष्णा, राम कृष्णा वमु आसाते, यहाँ पे जो अमु है इसमें जो म है, अमु अदस का जो मकार है उसके पश्चात उदंत है, तो यहाँ पे और इसके परे है अच, तो इनको हो गई प्रग्रह्य संज्ञा, और यहाँ पे प्रग्रह्य संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो गया। यहाँ पे उ और आ का संयोग होके कुछ ना बना, ये हो गए प्रकृति रूप में ही रहे, तो ये हो गए प्रकृति भाव। एक और प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र है जो है निपात एकाच अनांग, जहाँ पे आंग से भिन्न एकाच हो, अर्थात आ एक आच का तात्पर्य एक ही अच हो, जहाँ पे एक स्वर मात्र हो वहाँ, लेकिन वो आंग से आ नहीं होना चाहिए, आ के अतिरिक्त कोई भी एक आच हो तो उस निपात को प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे कि ई इंद्र, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। ई ये जो एकाच जो निपात है इसको प्रग्रह्य संज्ञा हो गई है, तो इंद्र के साथ जब इसका संयोग होगा तो प्रकृति भाव होने से बनेगा ई इंद्र। उ उमेश तो उ उमेशः, इस प्रकार। एक होता है कि ओदंत निपात को भी प्रग्रह्य संज्ञा होती है ओत से, अर्थात ये तो था निपात का मतलब यस ओत, ओत में ओदंत जो निपात है ये तो बात थी एकाच निपात की। अब ओदंत निपात की बात करते हैं कि ओदंत जो यहाँ पे एकाच नहीं है, इनमें दो स्वर हैं और व्यंजन भी है, किंतु इसके अतिरिक्त अगर ये ओदंत हो तो ऐसे निपात को भी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे अहो जो है ओदंत निपात, अहो प्लस ईशः अहो ईशः, अथो प्लस अपि अथो अपि। उसके अतिरिक्त पदांत में अगर स्थित अक हो और उससे परे ऋष्व री हो तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। अगर प्रकृति भाव नहीं होगा तो गुण होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि पदांत में स्थित जो अक है, ये पदांत, ये पद है एक, इसमें स्थित अक है और उसके पश्चात अगर ऋष्व री हो तो इनमें या तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाएगा, और या फिर जहाँ पे प्रकृति भाव नहीं होगा वहाँ पे गुण कार्य होके ब्रह्म ऋषि, वहाँ पे गुण होके अर हो जाएगा, अ और री के स्थान पर और हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। इसी प्रकार महाऋषि प्रकृति भाव होने से महाऋषि, या फिर गुण होने से महर्षि। इसमें पदांत दीर्घ अक को भी ऋष्व हो जाता है। इसमें जो ये ऋत्य के सूत्र से
सॉरी, यहाँ महर्षि नहीं होएगा, ये जो है ये महा हो जाएगा। इस सूत्र से जो पदांत में स्थित जो आंख है उससे परे ऋष्वरी होने पर एक तो कार्य क्या होता है कि ये प्रकृति भाव होता है, और दूसरा कार्य ये होता है कि पूर्व में जो पदांत में जो दीर्घ अक है उसको ऋष्व होके ऋषु भी हो जाता है। तो जो महा का जो आ था उसको ऋषु होके महर्षि हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा ब्रह्म ऋषि, और विकल्प के अभाव में गुण होकर ब्रह्मर्षि और महर्षि। इसके पश्चात पदांत में स्थित इक ई उर री री से परे अगर असवर्ण अच हो तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। अर्थात ये तो बात थी जो ऊपर रिकारांत की बात कर रहे थे, वो था कि पदांत अक से परे अगर रिकार हो। ये क्या है कि पदांत में अगर ई उ रील री हो और उसके परे अगर असवर्ण अच हो, कोई भी स्वर हो लेकिन ई उ रील री ना हो, इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तो विकल्प से इनको प्रकृति भाव हो जाता है और पूर्व रित्यक के समान यहाँ पे जो ये दीर्घ है इसको भी ह्रस्व हो जाता है। जैसे कि नदी, यहाँ पे इक का ई है और परे है असवर्ण अच, तो यहाँ पे नदी और अस्थि इनको प्रकृति भाव होके नदी अस्थि, और यहाँ पे जो दीर्घ है इसको हो जाएगा ऋष्व। इसी प्रकार चक्री अत्र, तो इसका हो जाएगा चक्री अत्र, और यह जहाँ पे विकल्प का अभाव होगा वहाँ पे यण कार्य होके हो जाएगा नद्य अस्थि चक्र यत्र। तो इस प्रकार ये हो गई हैं संधियाँ। स्वर संधि में 8 संधि हो गई। तो आज के इस विषय को यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं हल संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।